देखिए, क्वेश्चन आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल पर पढ़ लिया होगा। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ कहा यह गया है, एक अल्फा एंगल पर इंक्लाइन वेज है। एक डोरी है जो कि इस वॉल के पॉइंट ए से बंधी हुई है और वह कुछ इस प्रकार से होती हुई इस वेज पर स्थिर है। इनिशियली यह वेज भी स्थिर है। अब क्या हुआ? देखिए, एक चीज़ और बोली हुई है कि इस डोरी के इस एंड पर, जिसका नाम बी दे दिया गया है, एक स्मॉल लोड बंधा हुआ है। अब यह वेज ए एक्सिलरेशन से आगे चलना शुरू कर देता है। तो हमसे पूछा यह गया है कि जब यह वेज ए एक्सिलरेशन से आगे की ओर चलेगा तो यह लोड किस एक्सिलरेशन से चलेगा। ठीक, तो देखिए, मैं पहले यही बोलूँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन कहीं भी देखिए, उसे स्वयं ही करिए। अगर आप उसे स्वयं करने में अक्षम हो तभी उसका सलूशन देखिए। तो अब मैं इसे सॉल्व करूँगा। देखिए, मैंने मान लिया कि यह जो स्थिति है यह t बराबर 0 की है जब यह ए एक्सीलरेशन से चलना शुरू करता है। तो देखिए, अगली स्थिति मैं t बराबर t पर ले रहा हूँ, जहाँ पर यह ए एक्सेलरेशन से चलता हुआ कुछ डिस्प्लेस्ड होकर आगे आ चुका होगा। तो मैंने मान लिया कि यह समय t बराबर t पर कुछ यहाँ पर है। मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, ये बन गया, ये कुछ इस प्रकार से। अब यह डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको जानने के लिए हमारे पास फार्मूला है S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए, यह फार्मूला तभी वैलिड होता है जब जो एक्सेलरेशन है वह कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन a है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो वेज है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है, इसलिए यह फार्मूला पूरी तरह से वैलिड है। देखिए, इनिशियली चूंकि यह रेस्ट पर था तो यह टर्म 0 होगी। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम t तक में वह होगा 1/2 ए टी स्क्वायर। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो इस वाले पॉइंट और यहाँ तक की जो दूरी होगी यह होगी 1/2 ए टी स्क्वायर इस टाइम t तक में। ठीक, अब देखिए, चूंकि यह कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है तो यह लोड भी इस वेज के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। मैंने मान लिया कि यह लोड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए टी से इस वेज के रिस्पेक्ट में चल रहा है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है कि यह जो ए टी है यह वेज के रिस्पेक्ट में है, ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और हमें जो आंसर बताना है वह ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक, तो देखिए, एक चीज आप ये देखिए, टी टाइम तक में यह लोड कितना इस वेज पर ऊपर की ओर चल चुका होगा इस वेज के अलोंग, यह जानने के लिए हमारे पास यही फार्मूला हम लगा देंगे। मैंने मान लिया कि यह एस डैश चल चुका होगा, तो एस डैश के लिए भी यही फार्मूला एस डैश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन इनिशियली यह भी स्थिर ही रहा होगा क्योंकि वेज स्थिर रहा है, तो ये टर्म 0 होगी और यहाँ पे केवल ये वाली टर्म आएगी जिसको मैं लिखूंगा 1/2, और जो एक्सीलरेशन है वह है ए टी जो हमने माना है इंटू टी स्क्वायर। यानी कि जितने टाइम में वेज डिस्प्लेस्ड होकर यहाँ आया है उतने टाइम तक में जो लोड है इतने एक्सीलरेशन से इस वेज के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस्ड होकर कुछ ऊपर, यानी इतना ऊपर जा चुका होगा। तो देखिए, मैं इनिशियल जो वेज था वो यहाँ पर था, सॉरी, इनिशियली जो लोड था इस वेज पर वो यहाँ पर था, और टी टाइम में यह कुछ ऊपर चल के यहाँ आ गया होगा, और इस इतनी जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू हम जानते हैं वह है 1/2 ए टी इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए, हम ये चीज जानते हैं कि जो रस्सी की लेंथ है वह समय के साथ परिवर्तित नहीं हो सकती, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ठीक है, इसी बात का फायदा उठाकर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए, समय कितना भी बढ़ाओ रस्सी की लेंथ बदलने वाली नहीं है, यानी कि t बराबर 0 पर जो रस्सी की लेंथ यहाँ चित्र में दिखाई दे रही है और t बराबर t पर जो लेंथ दिखाई दे रही है वह दोनों ही आपस में बराबर होंगी। तो अब हम उसको करते हैं। देखिए, सुविधा के लिए मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ C,
तो t बराबर 0 पर जो लेंथ दिखाई दे रही है वह है AC प्लस CB, AC प्लस CB। यही तो है, रस्सी यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, तो इसकी लेंथ कितनी दिखाई दे रही है, AC प्लस CB। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा AC प्लस CB। अब यह बराबर होगी फाइनली जो लेंथ दिखाई दे रही है, यानी t बराबर t पर। तो t बराबर t पर जो लेंथ दिखाई दे रही है मैं उसको इस साइड लिख दूंगा। ठीक है, देखिए ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, अंतिम स्थिति पर कुछ यहाँ से होती हुई, यहाँ से इस तरह से होती हुई यहाँ तक फैली हुई है। तो यहाँ तक हम इसकी लंबाई को लिखते हैं। देखिए AC तो है ही, तो AC लिख लेते हैं, प्लस यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वह 1/2 AT स्क्वायर के बराबर है, ये भी लिख ली जाए। प्लस इतनी कितनी होगी, यह बहुत ही आसानी से पता की जा सकती है। देखिए यह यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह CB के बराबर होगी, CB के ही बराबर होगी, आप जान सकते हैं इसको। और इतनी जो लेंथ है यह बराबर है 1/2 AT इंटू टी स्क्वायर के। तो ये जो लेंथ आई इसको हम लिख सकते हैं CB माइनस 1/2 AT इंटू टी स्क्वायर। तो इसको भी मैं यहाँ पर जोड़े दे रहा हूँ, CB माइनस 1/2 AT इंटू टी स्क्वायर। तो यह हमारे पास कुछ इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, AC से AC कट गया, CB से CB कट गया, तो मेरे पास जो आया वह आया 1/2 AT इंटू टी स्क्वायर बराबर 1/2 AT स्क्वायर। यानी कि यहाँ से और सॉल्व करें तो ये कट गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, और हमारे पास आया AT इज इक्वल्स टू A। यानी कि वेज के रिस्पेक्ट में जो लोड चल रहा होगा वह A एक्सिलरेशन से ही चल रहा होगा। ठीक, देखिए हमारा आंसर ये नहीं है, ये तो वेज के रिस्पेक्ट में आया है, हमें बताना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन अगर मैं लिखूं किसी राशि A का B के रिस्पेक्ट में, तब मैं कुछ इसको इस तरह से लिखता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है और यह A का एक्सेलरेशन है B के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में A का एक्सेलरेशन चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार से, प्लस A वेक्टर B, यानी कि B के रिस्पेक्ट में A का एक्सेलरेशन जितना है प्लस B का एक्सेलरेशन। तो यही काम मैं यहाँ करूँगा। मुझे पता है कि जो AT है वह वेज के रिस्पेक्ट में है, और यदि मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो मुझे इस एक्सेलरेशन में वेज का एक्सेलरेशन भी ऐड करना पड़ेगा वेक्टोरियली, यानी कि सदिश रूप में। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब ऐड करते हैं। देखिए वेज के रिस्पेक्ट में यह कुछ इस दिशा में चल रहा है, जो कि यहाँ से अल्फा एंगल पर है, क्योंकि जो वेज है वह अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है, तो यह होगी AT की डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड है A, जो कि हमने अभी अभी निकाला है, और इस पर हमने वेज का एक्सिलरेशन भी ऐड करना पड़ेगा अगर हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए। और वेज जो है वह इस दिशा पे चल रहा है A एक्सिलरेशन से। तो देखिए AT और A, और या कहें कि A या A, क्योंकि AT भी A के ही बराबर है, तो इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकाल लेना है और वही हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालें, देखिए चूंकि यह एंगल अल्फा है, तो ये जो एंगल होगा यह है 180 माइनस अल्फा। तो जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें पता होता है तो हम उसका रिजल्टेंट निकालना जानते हैं। तो ये जो फार्मूला होता है हमारे पास, √a² + b² + 2ab इंटू कॉस थीटा, यदि थीटा उन दोनों के बीच का एंगल हो, तो उसी फार्मूले का यूज मैं यहाँ पर करूँगा। मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक, अब मैं इसी फार्मूले के द्वारा लगाता हूँ इसको। देखिए A और B जो हम फार्मूला पढ़ते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा, तो यहाँ A और B दोनों की वैल्यू सेम है। A की वैल्यू भी A है और B की वैल्यू भी A है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a² + a² + 2a इंटू A इंटू कॉस 180 माइनस अल्फा, जो कि इन दोनों के बीच का एंगल है। अब इसको और आगे सॉल्व करिए तो देखिए कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा a² ² 2a² + 2a² और cos 180 माइनस अल्फा हो गया माइनस कॉस अल्फा, और आगे सॉल्व करिए तो कितना आता है यहाँ पे
टू स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो बाहर आ जाएगा ए, और अंदर बचेगा 2 माइनस 2 कॉस अल्फा, और इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फा, और 1 माइनस कॉस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इतना तो आप मैथमेटिक्स में पढ़े ही होंगे। देखिए और इससे आगे सॉल्व करूँ तो आएगा यहाँ से 2a और साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से साइन अल्फा बाई 2 निकल के आएगा साइन अल्फा बाई 2। तो यह आया हमारा आंसर, यानी कि जो लोड है वह इस एक्सीलरेशन से चलेगा। ठीक, और अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाइए और इसके विकर्ण की जो डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन होगी, लेकिन हमें यहाँ मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड होगा 2a साइन अल्फा बाई 2। तो आपको यह समझ में आया होगा। थैंक्स।